हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ये प्रोबेबली आपका फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट पिछले दिन अपलोड कर दिया गया था। तो आज ये आपका फोर्थ पार्ट है जिसमें हम बहुत सारा चीज़ हम देख लिए थे। जो बेसिक कंसेप्ट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, उसका हम देख लिए थे। उसमें हम क्या क्या देख लिए थे, तो आइसोबेरिक प्रोसेस, मतलब आइडियल गैस वाला सारा चीज हम देख लिए थे। पीवी बराबर mRT, इस इक्वेशन को, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन वाला सारा कंसेप्ट, चाहे वो आइसोबेरिक प्रोसेस हो, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबेरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस। और लास्ट में एक और प्रोसेस हम देखे थे जो कि प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, और उस पर हम बहुत बढ़िया से क्वेश्चन किए थे। तो आप जरूर वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हम पार्टिकुलरली हम आइडियाबेटिक प्रोसेस पे हम बात किए थे। आइडियाबेटिक प्रोसेस, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबेरिक प्रोसेस, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इतना देखें। और पर्सनली हम पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस का हर चीज़ देखे, चाहे उसमें हमको वर्क डन निकालना हो। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या देख रहे थे, पीवी का पावर गामा, दैट इज कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, समथिंग कांस्टेंट हो जाता है। एक ये इक्वेशन देखे थे, और एक ये देखे थे T इंटू वी का पावर गामा -1, ये भी आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों के हेल्प से हम आइडियाबेटिक प्रोसेस में देखे थे। फिर हम वर्क डन देखे थे। तो वर्क डन में हम क्या देखे थे, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो ये हम क्या देखे थे, फुल आपको आइडियाबेटिक प्रोसेस जो है, अगर आइडियाबेटिक प्रोसेस का अगर कंसेप्ट आपको चाहिए तो वो हम प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं, और आपको उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और रही बात आइसोबेरिक प्रोसेस के, तो आइसोबेरिक प्रोसेस वाला जो है हम उसके पहले लेक्चर में अपलोड कर दिए। आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में हम क्या बताए थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता है, तो सारा उसके वर्क डन में जाता है। तो उससे हम निकाले थे कि वर्क डन में अगर गया तो आप हीट बताइए, यानी क्यू का वैल्यू। तो क्यू का वैल्यू हम क्या बताए थे, NCP, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात करेंगे तो जो वो हीट लेगा तो NCP, कांस्टेंट प्रेशर पे तो NCP डेल्टा टी। और यही अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब लेता है तब उसका क्यू का वैल्यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी। और हम क्या देखे थे, V और T का ग्राफ था, तो उसके हेल्प से, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ था, उसके हेल्प से हम पीवी डायग्राम बनाए थे। और पीवी डायग्राम के हेल्प से, पीवी डायग्राम को जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वो जो हो जाता है, पीवी का एरिया इनक्लोज जो होता है वो क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। तो हम सब चीज देखे हैं। आइडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन के लिए हम P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और ये कांस्टेंट हम यूज करते हैं, PV का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट, TV का पावर गामा -1 दैट इज कांस्टेंट। तो इन दोनों के हेल्प से हम प्रीवियस लेक्चर में सारा चीज निकाले थे। ये आपका वर्क डन निकालने का है। और जब आप आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं तो उसमें अगर आपको हीट एनर्जी आपको निकालना हो तो NCP डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो NCP डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो NCV डेल्टा टी। तो इन दोनों के हेल्प से हम क्या क्या देख लिए, आइसोबेरिक। और उसमें हम फिर देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखे थे कि जो भी आप हीट देते हैं या तो उसके इंटरनल एनर्जी को बदलता है, यानी कि डेल्टा U, और प्लस डेल्टा W, यानी कि या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कोई भी आप हीट देते हैं तो या तो वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, और अगर इंटरनल एनर्जी मतलब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर का तो चेंज है ही नहीं, तो टेम्परेचर जब चेंज नहीं होता तो डेल्टा U 0। तो ये किसके लिए हम देखे थे, ये हम देखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए।
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या देखे थे, डेल्टा यू जीरो। और ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या हम देख लिए, पीवी का पावर गामा। गामा क्या होता है, तो गामा आपका हो जाता है सीपी बाय सीवी। और गामा हम पूरे मिक्सचर के लिए लिए थे, उसमें क्या था आपका, मोनोएटॉमिक भी था, डायटोमिक। अब सीवी के लिए, सीवी का वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए हम बोलते थे कि 3 याद रखिए, और डायटोमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, ये मोनोएटॉमिक के लिए आप 3, और डायटोमिक के लिए आप सीवी का वैल्यू क्या रखें, सीवी का वैल्यू आप 5 याद रखें, 5 मोनोएटॉमिक, ये आपका हो जाएगा डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए आप 5 याद रखें, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 3r/2, और ये आपका हो जाएगा 5r/2। तो मोनो के लिए हम क्या कहे थे, मोनोएटॉमिक के लिए 3r/2, और अगर आपको सीवी का वैल्यू किसके लिए बात करें, डायटोमिक के लिए, तो वो आपका क्या आ जाता है, 5r/2। और यही अगर सीवी आपको पता है और सीपी का वैल्यू आपको निकालना हो, तो सीवी प्लस आर, ये आपका क्या हो जाता है, सीपी। तो अभी तक हम सारे चीज कवर किए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम सारे चीज देखे। ये आपका है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जब पीवी का ग्राफ रहे, तो एरिया उसका जो एरिया होता है, एरिया इनक्लोज्ड, वो क्या हो जाता है, वर्क डन बताता है। वर्क डन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीवी का ग्राफ बना लेते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा था तो जेईई एडवांस में 2019 में, तो उसमें पीवी का हम ग्राफ बनाए और उससे हम क्या निकाले थे, वर्क डन निकाले। अगर वो कौन सा हो, प्रेशर, अगर वो आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रेशर है। और अगर पीवी का बात करें, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या, एरिया इनक्लोज यूज करते हैं। और जब उसमें हमको हीट एनर्जी निकालना होता है, कि उसमें एनर्जी यानी कि कितना वर्क डन में, इंटरनल एनर्जी अगर चेंज नहीं कर रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि वर्क डन कितना कर रहा है। अब क्यू के लिए हम क्या देखते हैं, एनसीपी। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो एनसीपी डेल्टा टी, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये सारा हम देख लिए थे। और ये हम यूज करते हैं वर्क डन किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी अब तक हम सारा चीज देख लिए, जितना आइडियल गैस वाला कंसेप्ट था, सीपी सीवी क्या होता है, तो सीपी क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे सीपी बाय सीवी, ये आपका क्या हो जाता है, गामा। और जब दोनों मिक्स करके यूज किया जाए, मोनोएटॉमिक भी रहे, डायटोमिक भी रहे, तब हम क्या यूज करते थे, N1 CV प्लस N2 CV डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और यही CP निकालना हो तो दोनों के लिए अलग अलग यूज करते हैं। और CV मोनोएटॉमिक के लिए 3r/2 और डायटोमिक के लिए 5r/2। और अगर CP निकालना हो तो उसमें R सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो इतना अब तक हम देख चुके थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए, इतना कंसेप्ट अब तक हम देख लिए था। अब हम लाए हैं न्यू टाइप का प्रॉब्लम, और ये जो है जेईई एडवांस 2017 में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम करेंगे। तो ये जो है आपका हर लेक्चर में आपको डिफरेंट कंसेप्ट, पिछले वाले में हम आइडियाबेटिक लाए थे, उसके पिछले वाले में आइसोबेरिक और आइसोकोरिक लाए थे, और उसके पहले वाले में हम क्या बेसिक, मतलब हर एक पार्ट में आपको हर कुछ नया, मतलब पिछले लेक्चर से सिमिलर नहीं होगा। सो ईच एंड एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो है क्वेश्चन है, ये आपको रेडिएशन पे, यानी रेडिएशन एनर्जी के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप बताइए रेडिएशन एनर्जी क्या होगा। तो जैसा कि रेडिएशन एनर्जी T का पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम दिस इज बेस्ड ऑन रेडिएशन एनर्जी। और रेडिएशन एनर्जी के हर चीज आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन है और चारों आपको लाजवाब है। एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हैज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, रेडिएशन एनर्जी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि जेईई 2017 में पूछा गया। अब इसमें क्या क्या आएगा, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, उसका सरफेस एरिया आपको दे दिया है, सरफेस एरिया दैट इज 1 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, इतना आपको दे दिया हुआ है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 K,
एबव द सराउंडिंग, सराउंडिंग से इतना ज्यादा है, 10K यानी 10 केल्विन, 10 केल्विन एबव द सराउंडिंग एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर को हम T नोट ले लिए, एबव द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर दैट इज T नोट, टेक द रूम टेम्परेचर T नोट। T नोट क्या होगा, रूम टेम्परेचर हमेशा हम क्या लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273, तो इसको हम कितना ले लें, 25 नहीं 27 ले लें, तो ये 27 ऐड अगर हम इसमें करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 300 केल्विन। एग्जैक्टली वही दिया हुआ है कि इसका रूम टेम्परेचर आप क्या ले लें 300 केल्विन। फॉर 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा T का पावर 4, T नोट का पावर 4 दैट इज 460 वॉट पर मीटर, और यहां जो सिग्मा है वो क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको दे दिया हुआ। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज क्लोज्ड टू 60 जूल, यानी कि आपको 1 सेकेंड में इस बॉडी से, यानी ये जो ह्यूमन बॉडी है जो कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से कितना ज्यादा है, तो 10 केल्विन ज्यादा है, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो आपको ये बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज सिग्मा T का पावर 4 दैट इज 460 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये आपको कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो आप बताइए कि 1 सेकेंड में, ये यूनिट सेकेंड, इन यूनिट सेकेंड रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इन यूनिट सेकेंड इज क्लोज्ड टू 60 जूल। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय डेल्टा T नोट, थोड़ा सा उसको हम क्या करें, सराउंडिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर लें, तो क्या होगा, और डेल्टा T नोट जो है उसके टेम्परेचर से फार 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 स्मॉल होने, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। मतलब जब हम इसके सराउंडिंग टेम्परेचर को अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कम कर देते हैं। पहले क्या था, एक ह्यूमन बॉडी था जिसका आपको एरिया, सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे दिया था। अब वो अपने सराउंडिंग से कितना ज्यादा था, 10 केल्विन ज्यादा था। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपको वैल्यू दे दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम आगे यूज करेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रेडिएटेड इन दिस ह्यूमन बॉडी विच इज 10 केल्विन अबव द सराउंडिंग एरिया, तो कितना एनर्जी वो करेगा, कितना जूल। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, वाट पर मीटर। सो इसके हेल्प से, ये आपको कांस्टेंट दे दिया है, ये आपका क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके हेल्प से हम आएंगे फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि जब हम सराउंडिंग टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट, इट्स वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट इज 300 केल्विन। अब इसमें 1-2 केल्विन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत कम है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर 2-4 केल्विन इसके सराउंडिंग को हम थोड़ा सा कम कर दें, 2-4 केल्विन, और वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से तो बहुत कम ही होगा। 300 है 3 केल्विन, तो उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत कम ही होगा। जब हम कम कर दें तो क्या होता है, देन मेंटेन द सेम बॉडी, then maintain the same body temperature, the same living human being needs to radiate इतना, ये आपको क्या दे दिया हुआ, इतना मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम। जब हम सराउंडिंग के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करते हैं
तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी इतना ज्यादा, यानी कि इतना ज्यादा उसको रेडिएट करना पड़ेगा, मतलब कि मेंटेन रखने के लिए। अगर मतलब सब कुछ कांस्टेंट रहे, मतलब पहले ही जैसा रहे, एज सेम एज बिफोर, अगर हमको सब कुछ पहले जैसा ही रखना है, क्योंकि हम सराउंडिंग टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, रेडिएशन कम हो जाएगा। लेकिन ये आपसे नहीं कहा है, तो कह रहा है कि अगर हम उसको मेंटेन करें, यानी कि उसको वही रखें एज पॉसिबल एज बिफोर, जैसा पहले था, अगर उसको उसी टाइप में हमको रखना है, तो क्या इतना एनर्जी ज्यादा मोर, इसमें आपको कह रहा है कि इतना ज्यादा एनर्जी हमको पर यूनिट टाइम ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा करना पड़ेगा, अगर हम उसको सराउंडिंग टेम्परेचर को कम करेंगे तो सिंपल सा बात है कि जो एनर्जी इवोल्यूट होता है वो क्या होता है, स्टीफन कांस्टेंट टी का पावर क्या हो जाता है 4। अब जब टेम्परेचर ही कम हो गया तो क्या हो जाएगा, रेडिएशन कम होगा। लेकिन उसी रेडिएशन को अगर हमको मेंटेन करना है, क्या कह रहा है कि मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर एट सेम लिविंग ह्यूमन बीइंग रेडिएट इतना मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो सी पार्ट आपसे कह रहा है कि रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार टेम्परेचर घटाएं सराउंडिंग का। अब हम करते हैं, अब क्या कह रहा है कि रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा। अब किस किस चीज पे रेडिएशन एनर्जी डिनोट कर रहा है, तो इसीलिए 4 पार्ट आपसे दिया गया है कि क्या टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है, एग्जैक्टली डिपेंड करता है। टेम्परेचर के तो टी का पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, तो एग्जैक्टली इस पे डिपेंड तो करेगा। अब क्या कह रहा है कि अगर हम उसके सरफेस एरिया को क्या कर लें, रिड्यूस करें, तो आपसे पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, reducing the exposed surface area of the body, curing up, allowing the human to maintain the same body temperature while the reducing the energy lost by radiation। अब क्या कर रहे हैं, जब उसके एक्सपोज सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, और इस बार भी हमको मेंटेन ही करना है, मतलब कि जो पहले था वही हमको एज इट इज बिफोर, जो एज इट इज हमको बस रखना है। मतलब सिचुएशन हम क्या क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर कम कर रहे हैं, लेकिन हमको रेडिएशन एनर्जी उतना ही चाहिए जितना पहले था, उतना ही चाहिए। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, उसके एक्सपोज एरिया जो 1 मीटर स्क्वायर है उसको कम कर रहे हैं, और हमको फिर भी मेंटेन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम बॉडी टेम्परेचर सेम है, while along the human and reducing the energy lost by radiation। क्या हम एरिया को अगर घटा रहे हैं और सब कुछ वही है, तो उसका जो रिड्यूसिंग एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट बाय रेडिएशन। रेडिएशन में एनर्जी क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। अब लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि, अब ध्यान से देखिए, अब लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि अब रेडिएशन एनर्जी को इसको वेवलेंथ से कनेक्ट कर दिया है। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे हर चीज पूछने का कोशिश किया गया है। लास्ट में क्या कह रहा है, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेज सिग्निफिकेंटली, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेज सिग्निफिकेंटली। अब बॉडी टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, राइज करवा रहे हैं। इफ द बॉडी टेम्परेचर राइज सिग्निफिकेंटली then the peak spectrum of electromagnetic radiation। अब ध्यान से देखिए, उससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by the body would be longer wavelength। अब ध्यान से देखिए, अब आ गया आपका क्वेश्चन वेवलेंथ पे। क्या कर रहे हैं इस बार बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा, सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब बहुत ही पार्शियली चेंज कर रहे हैं, बहुत ही नेग्लेक्टेबल चेंज कर रहे हैं। इस बार चेंज क्या कर रहे हैं, इस बार चेंज हम कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी वाला, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली चेंज कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा चेंज अगर हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कर रहे हैं, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली देन द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब उसको हम
इससे एनर्जी रिलीज होगा कि अब हम इसी को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, ह्यूमन टेम्परेचर को ही, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही अगर हम सिग्निफिकेंटली चेंज करें तो जो उससे क्या रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी। अब ये बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वुड बी शिफ्ट एज लॉन्गर वेवलेंथ। अब ध्यान से देखिए एनर्जी क्या होता है, E hc बाय लैम्डा। अब ध्यान से देखिए अगर एनर्जी बढ़ा मतलब कि इसके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं और अगर एनर्जी बढ़ा तो अगर एनर्जी बढ़ता है तो उसका क्या होता है, वेवलेंथ एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो E दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ। तो एनर्जी हमको पता है, हमको अब तक सब कुछ एनर्जी में पता था, और पूछ क्या रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ बढ़ेगा। तो अगर एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एनर्जी। और अगर रेडिएशन एनर्जी बढ़ता है तो वेवलेंथ घटेगा, और रेडिएशन एनर्जी अगर घटता है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। सो ये आपका था डी पार्ट। क्या है, तो रेडिएशन एनर्जी आपका होता है, दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ए एरिया और टी का पावर 4। अब ध्यान से देखिए दो टेम्परेचर रहेगा, एक सराउंडिंग का हम लेंगे और दूसरा उस बॉडी का। इसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका हो जाएगा। और याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी जो होता है वो ब्लैक बॉडी नहीं होता है, तो उसमें हम ब्लैक बॉडी वाला कंसेप्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो सिग्मा आपका हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ए एरिया सरफेस एरिया जो आपको कितना दिया हुआ था 1 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ टी का पावर, तो टी का पावर 4। ये आपका हो जाएगा क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये आप ध्यान से देखिए इधर आपका हो जाएगा ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, सो टी का पावर 4 माइनस टी नोट का पावर 4, तो ये आपका हो जाता है। तो एक हो गया आपका टी नोट, आपका क्या हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और यहां पे टी जो है ये आपका हो जाएगा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है कि सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है उससे 10 केल्विन ज्यादा टेम्परेचर किसका है, ह्यूमन बॉडी का। और याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, तो याद रखिएगा ये सारा एनर्जी को, ब्लैक बॉडी क्या होता है, सारा एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है, तो उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो ये आपका हो जाएगा रेडिएशन एनर्जी का ये फॉर्मूला है, सिग्मा एरिया और टी, तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो टी नोट प्लस 10 केल्विन हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर 4 माइनस टी नोट, तो ये आपका हो जाएगा रेडिएशन एनर्जी। और इसका वैल्यू यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा इजी करें तो आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम यूज करें सिग्मा टी नोट के पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या है, आपको दिया हुआ है 460 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या है, एरिया सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब इसके हेल्प से अगर हम थोड़ा इसको इजी करें तो सिग्मा इंटू ए, अब टी नोट अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई टी नोट का पावर 4, और ये आपका हो जाएगा, ये तो टी नोट का पावर 4 ही चल रहा था, टी नोट का पावर 4। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करते हैं तो इसमें हम क्या लगाएंगे, थोड़ा सा बाइनोमियल का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है ये आपका 10 है, और टी नोट का जो वैल्यू है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे दिया हुआ है कि 300 आपका केल्विन है। अब इसको, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत कम होगा, 10 डिवाइडेड बाई 1, उसके आउटर टेम्परेचर। आप ध्यान से देखिए हीट क्या होता है, जैसा कि हम जब बात करते हैं कि चार्ज का जो फ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है,
और अगर आप देखें तो वाटर का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, वैसे ही रेडिएशन यानी एनर्जी का फ्लो हमेशा हायर। तो ध्यान से देखिए, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से 10 से केल्विन ज़्यादा था, तो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का अगर ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो उससे एनर्जी रिलीज होगा और वो क्या चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम टी नोट को कॉमन ले लिए, तो टी नोट को जब कॉमन लेंगे तो इधर जो आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा टी नोट का पावर 4। तो ये अगर टी नोट कॉमन यहाँ से चला गया तो ये बच जाएगा 1। हम तो क्या किए, इसमें टी नोट कॉमन ले लिए। और क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एग्जैक्टली वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। ये आपका कांस्टेंट, आपका इसका वैल्यू दे दिया हुआ है कि सिग्मा टी का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 460 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जैसा कि एरिया आपको दे दिया हुआ है, तो ये आपका सरफेस एरिया, ह्यूमन बॉडी का सरफेस एरिया आपको कितना दे दिया था, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया हम क्या ले लेंगे, 1। तो यहाँ से आपका रेडिएशन एनर्जी का वैल्यू, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट में वही पूछा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन यूनिट सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के लिए आपको बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे इनटू टाइम टी, और टी लास्ट में हम क्या पुट कर देंगे, तो टी जो है ये टोटल टाइम के लिए है और ये 1 सेकेंड के लिए, तो टी बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये आपका रेडिएशन एनर्जी है, उसको पी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, सिग्मा और उसका एरिया यानी कि सरफेस एरिया टी का पावर 4, तो ये उस बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ ह्यूमन बॉडी है, और ये टी नोट क्या है, टी नोट आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और टी जो है टाइम है कि पर वो, और टाइम क्या होना चाहिए, सेकेंड में। तो यहाँ से हम क्या किए, टी नोट को कॉमन ले लिए, और जब टी नोट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टी का पावर 4 है, तो टी नोट तो कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ से आपका टी का पावर 4 बाहर आएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, और ये हो जाएगा 10 बाई टी नोट। अब ध्यान से देखिए, बाइनोमियल इक्वेशन अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही नेग्लेक्जिबल होगा। तो नेग्लेक्जिबल जब होता है तो उसको आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। 1 के पावर x का पावर अगर n हो और x के रिस्पेक्ट में, यानी कि n जो है x इज वेरी 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू n हो, तो ये क्या हो जाता है, 1 के पावर nx वैल्यू इसका हो जाता है। तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा बाइनोमियल अगर हम यूज करते हैं, तो यहाँ से हम क्या किए, t का पावर 4 इसको हम बाहर ले लिए, और सिग्मा इंटू टी का पावर 4 का वैल्यू हमको पता है, अब वो कितना है, 460। इसके हेल्प से हम ये वैल्यू लिख लेंगे। तो ये अगर यहाँ पे आपका आ गया तो ये यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, सो P यानी कि रेडिएशन एनर्जी जो हुआ वो क्या हुआ, सिग्मा एरिया इंटू टी, यानी कि टी उस बॉडी का टेम्परेचर, तो टी का पावर 4 विच इज 10 केल्विन एबव द सराउंडिंग टेम्परेचर दैट इज टी नोट इंटू टाइम टी, इतना सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टी नोट, अब टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका इतना ज़्यादा है, और टी नोट यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो टी का पावर 4 बाहर आ जाएगा, और सिग्मा इंटू ए, और ए का वैल्यू आपको 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब इसके हेल्प से अगर हम देखें तो ये 1 हो गया, और इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 460, तो 460 लिख देंगे, और ये आपका क्या बच जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई टी नोट। टी नोट आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 30। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर ईजी करें तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका करीब करीब हो जाएगा, तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं, तो 40 ये वाला वैल्यू हम यूज करते हैं हर बार। तो ये थोड़ा सा आप समझिए कि बाइनोमियल के लिए, तो ये कब हम यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका वैल्यू अगर आप देखिए तो क्या हो जाएगा, 10 बाई टी नोट इज 300। सराउंडिंग टेम्परेचर आपको कितना दे दिया, सराउंडिंग टेम्परेचर टी नोट का वैल्यू, तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा, 1/30, जो कि इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। सो ये यूज हम तभी करते हैं जब क्या हो, ये वाला सिचुएशन इस टर्म को सेटिस्फाई करे। सो x इज वेरी 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू n, सो 1 प्लस x का पावर n दैट इज 1 प्लस nx।
तो ये हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे और इसका t का पावर 4 अगर कॉमन लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 460 और ये आपका 4 आगे आ जाएगा 40 बाई ये आपका क्या हो जाएगा 300। तो ये आपका आ जाएगा तो nx हो जाएगा तो ये आपका 40 हो जाएगा और -1 तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 460 इंटू 40। अब 0 4/30 इसको आप कर लें, एक 0 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और ये करीब करीब आपका कुछ भी आएगा तो करीब करीब ये वैल्यू आपका 61 पॉइंट समथिंग आएगा और जो कि आपका कितना दिया हुआ है 60 जूल। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इसका वैल्यू आप ले लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये करीब करीब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। और 46 से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका आ जाएगा 4/3, ये करीब करीब आ जाएगा 1 और 0 तो 1.3 के आसपास। और इसको अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें तो 46 इंटू 1.3 तो ये करीब करीब आ जाएगा 61 पॉइंट समथिंग और इतना क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा। और जबकि आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 60 जूल दिया हुआ है। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट ऑप्शन। और टाइम का वैल्यू आप क्या रख दीजिएगा 1 सेकेंड। तो ये आप वैल्यू याद रखिएगा कि जब भी आपको रेडिएशन एनर्जी निकालना हो तो क्या होता है सिग्मा और वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम क्या क्या सीखे, तो रेडिएशन एनर्जी जो होता है वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। बाकी तो ये तो कांस्टेंट है, सबके लिए फिक्स है। लेकिन और उसके टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। T का पावर 4 है, टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे T नोट हम कॉमन ले लिए और ये बाहर गया और इसके जगह पे हम 460 लिख दिए। और ये जो हो गया एक्चुअली में इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है तो 1 + nx कर दिए। तो nx कर दिए तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + nx हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये आपको इजी कीजिएगा तो 60 + 6.33 यहाँ पे आएगा। तो इसको आप ऐसा समझिए 1.34 आप ले लीजिए, 1.33 रहेगा तो इसको 1.4 ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपको 63 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 60 से ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको क्या करा है क्लोज टू 60 यानी 60 के बहुत क्लोज होना चाहिए। और जबकि ये 60 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है और इसमें जो ऑप्शन है बहुत ही वाइजली सेट किया गया है। आप थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो 60 के आसपास आ जाएगा। यानी कि 1.3 लेके अगर चलिएगा तो ये एग्जैक्टली 60 के पास आएगा। लेकिन 1.3333 आ रहा है तो इसको 1.4 भी ले सकते हैं ना, 1.33 आ रहा है तो इसको 1.4 भी ले सकते हैं। तो 1.4 लीजिएगा तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा और 1.4 भी आप नहीं ले सकते हैं, 333 लीजिएगा तो ये 60 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 60 रूल से। और ये आपसे कह रहा है क्लोज टू यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है कि सराउंडिंग टेम्परेचर को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी को हम आगे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जैसा कि अब हम देखे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया। अब आपसे क्या कह रहा है, क्या किए इसमें आपको समझ में आ गया होगा। टी नोट कॉमन ले लिए और इसका वैल्यू 460 रख दिए और 1 + nx यानी बाइनोमियल इक्वेशन वाला यूज किए। जब x बहुत ज़्यादा छोटा हो इनके रिस्पेक्ट में तो 1 + nx और 1 + nx किए। तो ध्यान से देखिए इसका वैल्यू हम क्या लिख दिए थे, इसका वैल्यू हम 460 लिख दिए। टी का पावर 4 कॉमन ले लिए। एरिया क्या था, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे टी से टाइम 1 सेकेंड के लिए था और एरिया 1 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखे 1 + 40 और टी नोट का वैल्यू 300 है -1 1 + nx हो गया। n क्या है, n यहाँ 4 है तो 4 इंटू ध्यान से देखिए nx तो n यहाँ पे 10/300 है और इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इसको इजी कीजिएगा तो बहुत वाइजली कीजिएगा तो ये 60 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसके बी पार्ट पे हम आते हैं। बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि जो ये पी है जो आपका क्या है सिग्मा ए टी का पावर 4 होता है, टी का पावर 4 माइनस टी नोट का पावर 4। अब क्या कह रहा है कि
टी नोट यानी कि इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा मार्जिनली चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा आपका ऑप्शन रॉन्ग आ जाएगा, यानी कि ये बहुत ही वाइजली सेट किया गया है। तो इसमें अगर हम ये देखें तो इसको क्या कहते हैं, डेल्टा पी चाहिए आपको, थोड़ा सा चेंज आएगा तो सिग्मा ही रहेगा। एरिया में रेडिएशन एनर्जी आपका क्या है, सिग्मा एरिया, और टी टेम्परेचर उस बॉडी का, मतलब इसमें आपका है ह्यूमन बॉडी, टी का पावर 4 माइनस टी नोट। टी नोट क्या है, टेम्परेचर ऑफ, ये आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे अगर ब्लैक बॉडी हो तो ब्लैक बॉडी के लिए याद रखिएगा, ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू 1 होता है फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि जब हम उसके सराउंडिंग टेम्परेचर को, तो ये जो है आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, और ये आपका है टी, ये जो है आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपका हो जाएगा। अब हमको, ये आपका P है और आपको क्या चाहिए, dP, dP विथ रिस्पेक्ट टू डी नोट। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, नहीं उसके सरफेस एरिया, ये क्या है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो इंटरनल एनर्जी किस चीज पे, मतलब रेडिएशन एनर्जी किस चीज पे वेरी करता है, तो एक तो उसके टेम्परेचर पे और दूसरा उसके सरफेस एरिया पे, दो ही चीज पे डिपेंड करता है। एक तो उसके टेम्परेचर पे, यानी कि उसका खुद का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और क्या, सरफेस एरिया, यानी कि 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक तो उसका, यानी उस बॉडी का, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, और ब्लैक बॉडी के केस में ई का वैल्यू 1 याद रखिएगा। तो किस चीज पे, ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है, और यही अगर ब्लैक बॉडी हो जाए, यही सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। याद रखिएगा ये सिग्मा, यानी कि सिग्मा का वैल्यू 1 होता है जब ये ब्लैक बॉडी वाला केस आ जाए। तो किस चीज पे रेडिएशन एनर्जी डिपेंड करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर, उस बॉडी का टेम्परेचर और उसके नेचर पे भी, और ये सिग्मा उसी के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो ब्लैक बॉडी है, यानी फुल्ली ब्लैक बॉडी का केस है, तो वो 1 हो जाएगा। और उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, सराउंडिंग टेम्परेचर, उसका खुद का टेम्परेचर और उसके नेचर पे, कि वो ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, और जब सराउंडिंग का टेम्परेचर, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखें, ए टी का पावर 4 सिग्मा ए टी नोट का पावर 4। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो इधर भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन सिग्मा कांस्टेंट, एरिया तो भरने वाला नहीं है, टी का पावर 4, यानी कि उस बॉडी का टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो डी नोट बाई टी नोट, और ये आपका आ जाएगा सिग्मा ए, इसको यहीं रखते हैं। अब इसका टेम्परेचर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी का पावर, टी नोट का पावर 4 का, और विथ रिस्पेक्ट टू टी नोट, तो ये इसके लिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम उसके बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके सरफेस एरिया में नहीं चेंज कर रहे हैं। सिग्मा उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उस पर चेंज नहीं करता है। यानी कि इंटरनल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके सरफेस एरिया और उसका खुद का, मतलब सिग्मा का वैल्यू पे, और दूसरा उसके टेम्परेचर पे, और किसी में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 0। वैसे भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन dc बाई dt दैट इज 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा सिग्मा a, और इसका t का पावर का डिफरेंशिएशन पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टी नोट का पावर 3 रहेगा, और ये आपका आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, dp बाई dt का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से आपका सिंपली वैल्यू आ गया सिग्मा एरिया ए
और 4 बाहर आ जाएगा। 4 सिग्मा इंटू टी का पावर टी नोट का पावर 3, तो ये दिया हुआ है। और जबकि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 4 सिग्मा टी नोट का पावर 3, लेकिन यहाँ पे कहीं एरिया नहीं है, यानी कि यहाँ पे सरफेस एरिया कहीं आपको नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट था ही, बी इसलिए होगा क्योंकि इसमें ये क्या सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करता है। सरफेस एरिया, सराउंडिंग टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर और उसके नेचर, तीनों पे डिपेंड करता है रेडिएशन एनर्जी। और जबकि यहाँ पे एरिया कहीं लिखा हुआ नहीं, तो सब चीज हो गया, बस इस चीज पे एरिया नहीं है, बाकी सारा चीज है। 4 भी है, सिग्मा भी है, टी का पावर 3 भी है, और टी नोट, यही टी नोट ये नीचे जो आ गया है, तो ये आ गया। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं कि जब हम उसके, इस बार सरफेस एरिया पे आपको कह रहा है कि सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, उसके सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं, और हमको सेम बॉडी टेम्परेचर है और रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लॉस्ट बाय रेडिएशन। एग्जैक्टली, एकदम सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम उसके एरिया यानी कि सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, यानी रिड्यूसिंग इट्स सरफेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, curing up allowing the human maintain their same body temperature। अगर बॉडी टेम्परेचर को सेम मेंटेन करना है while reducing the energy lost by radiation, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। अगर आप एक को घटाते हैं, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड सरफेस एरिया घटाइएगा, तो रेडिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ये इसको घटाइए, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको घटाइएगा तो ये भी घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एनर्जी लॉस्ट बाय रेडिएशन। एनर्जी उसका लॉस्ट हो जाएगा जब आप उसका सरफेस एरिया, तो सी करेक्ट है। अब डी क्या कह रहा है कि बॉडी के टेम्परेचर को अगर सिग्निफिकेंटली चेंज किए तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इमिट होता है दैट वुड बी शिफ्टेड लॉन्गर वेवलेंथ। अब ध्यान से देखिए, अब इस बार बोला है कि इसके ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को क्या करें, सिग्निफिकेंटली चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज नॉट ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी नहीं है, यानी कि सिग्मा का वैल्यू इसमें 1 नहीं होगा। तो अगर हम उसके सिग्निफिकेंटली यानी थोड़ा बहुत उसके में चेंज किए तो क्या होगा, एनर्जी घटेगा। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि टेम्परेचर अगर चेंज किए तो पीक स्पेक्ट्रम यानी कि उसका जो है रेडिएशन एनर्जी किससे निकलता है, तो वो उसके ब्लैक बॉडी के नेचर से निकलता है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, इसीलिए इससे कोई रेडिएशन निकलेगा ही नहीं। तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए ब्लैक बॉडी। Since human body is not a black body, so there is no radiation which would be radiated या emitted from the human body. So there is no energy release, so no wavelength, longer, shorter, whatever. So this is a good problem which is asked in JEE 2017. इसमें सारे चीज देखें, और ये जो क्वेश्चन है which is fully based on radiation energy, किस चीज पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज सिग्मा, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, इसके वजह से क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली भी चेंज किए तो क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये ब्लैक बॉडी होता तो क्या होता, उससे रेडिएशन निकलता, तब हम सोच सकते थे कि क्या होगा, उसका वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी। अब जैसा कि वेवलेंथ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, hc/λ होता है। तो अगर उसका एनर्जी बढ़ जाता तो ये अपने आप घट जाता, और अगर ये घट जाता तो ये अपने आप बढ़ जाता। तो क्या होगा, तो जब इमिट ही नहीं कर रहा है, जब ये ह्यूमन बॉडी ब्लैक बॉडी है ही नहीं, तो कुछ भी रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहां से आपको दिया हुआ है कि एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस दैट इज PV = nRT।
तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन इनिशियल स्टेज ए अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस दैट इज ABCDA। ठीक है, ये आपको साइक्लिक प्रोसेस में कह रहा है। इट्स प्रेशर एट ए इज P0। इस पॉइंट पे प्रेशर P0 आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए सी पे इंटरनल एनर्जी एट ए एंड बी आर सेम। फर्स्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और वर्क डन आपको निकालना है एट ए एंड बी आर सेम, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के में हम बात किए थे, Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो प्रोसेस पहले हम देख लेते हैं। तो प्रोसेस आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है कि P और B का डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो इधर प्रेशर है और इधर आपका वॉल्यूम है। तो ध्यान से देखिए, जब A से B जा रहे हैं यानी कि B से A जा रहे हैं तो क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें क्या है, जब B से A जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस आपको, प्रेशर, यानी कि इधर से प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, टेम्परेचर भी पता है, तो ये कौन सा प्रोसेस आपको पता चल गया कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। और आइसोबैरिक प्रोसेस है तो क्या रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगा। और याद रखिए यहां पे एक चीज और है, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही और प्रेशर क्या है, P0। प्रेशर कांस्टेंट है, इधर आपको क्या दे दिया हुआ है। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो एक चीज और भी कांस्टेंट है, वो आपका क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इस पॉइंट पे दे दिया हुआ है आपको, T0 टेम्परेचर दे दिया हुआ है। तो जब अगर T0 टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और यहाँ पे प्रेशर अगर ये P0 है तो ये भी P0 होगा। तो जैसा कि PV बराबर nRT में आपको क्या दे दिया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है और टेम्परेचर आपको क्या दे दिया हुआ है, T0 टेम्परेचर है। तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ नहीं है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है। तब आपको बताना है कि A से B में क्या है, आपको टेम्परेचर जो कि T0 दे दिया हुआ है और A पॉइंट पे आपको प्रेशर क्या दे दिया हुआ है, P0। तो आप बताइए, तो जैसा कि हम बताएं कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, A से B में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी 0 होगा। और इंटरनल एनर्जी 0 जब होगा तो A प्रोसेस यानी कि A पॉइंट के, यानी कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एट पॉइंट A एंड B आर सेम। क्या A और B पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला सही है। अब सेकंड वाले में आपसे क्या पूछ दिया, वर्क डन बताइए AB प्रोसेस में। तो आपको पता है टेम्परेचर, ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। और याद रखिएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का था, हमको लग रहा था प्रेशर का है, प्रेशर का नहीं है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ आपको दिया हुआ है। यानी कि इधर टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे, इधर वॉल्यूम है। तो आपसे फर्स्ट वाला तो बहुत इजीली में आ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इसके लिए भी 0 है, तो इस पॉइंट पे भी, यानी कि इस पॉइंट पे भी डेल्टा यू 0 होगा और इस पॉइंट पे डेल्टा यू 0 होगा। डेल्टा यू दोनों के लिए 0 है तो दोनों के लिए सेम भी हो गया। अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन। और तो जब हमको वर्क डन निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आइसोथर्मल के लिए। तो आइसोथर्मल के लिए हम सिंपली यूज करते हैं NR ln V2/V1।
तो ये हम क्या यूज करते हैं, वर्क डन किसके लिए, हम आइसोथर्मल के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा यहाँ से। तो आप अगर यहाँ से वर्क डन निकाल लें ए बी प्रोसेस के लिए, सो वर्क डन टू ए बी प्रोसेस, तो अगर ये आइसोथर्मल है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो या तो पीवी का डायग्राम बना लीजिए, वहां से आपको आ जाएगा डायरेक्ट। और अगर पीवी का डायग्राम आप यहाँ से हम पीवी का डायग्राम भी बना ले और जो एरिया इनक्लोज होगा वो ही वर्क डन हो जाएगा। लेकिन अगर आइसोथर्मल है तो आप उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो क्या है, एन आर टी एल एन, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एन आर वी टू बाई वी वन। तो ये हम वर्क डन यूज करते हैं किसके लिए, और एन का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, 1 मोल। तो यहां से हम वर्क डन निकाल लेंगे, तो वर्क डन आपका हो जाएगा फॉर प्रोसेस ए बी, वर्क डन प्रोसेस ए बी, वर्क डन फॉर प्रोसेस ए बी के लिए अगर हम वर्क डन लिखें तो आपको प्रोसेस क्या पता चल गया, आइसोथर्मल है, डेल्टा यू 0, तो यहां से आपका आ जाएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ध्यान से देखिए एन का वैल्यू 1 मोल के लिए है, आर को आर रखेंगे और आपको यहां से आपको दिया हुआ है एन आर, और टेम्परेचर क्या है एबी प्रोसेस के लिए, एन आर टी नोट, और यहां से एल एन वी टू। तो फाइनल आपका क्या है, जो ए से बी जब जा रहे हैं तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा 4 वी नोट, या आप ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जाए तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो ए से बी जब जा रहे हैं तो यहां से 4 वी नोट डिवाइडेड बाई वी नोट, तो ये आपका आ जाएगा ln4 आ जाएगा। और याद रखिएगा पीवी बराबर nRT में, तो nRT के जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे, nRT के जगह पे टी नोट के जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पीवी इसको लिख सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वर्क डन क्या आ जाएगा, तो nRT के जगह पे हम क्या लिख देंगे, nRT के जगह पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पीवी। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वी नोट अब ln, और ये क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे बीसी प्रोसेस के लिए हर चीज पूछा गया है, तो बीसी में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रोसेस एट द पॉइंट सी, प्रेशर एट द पॉइंट सी पॉइंट पे आप प्रेशर बताइए और सी पॉइंट पे आप टेम्परेचर भी बताइए। तो हम आइसोथर्मल था तो वर्क डन निकाल लिए एन आर टी नोट, और एन आर टी नोट को पीवी से पी नोट वी नोट से रिप्लेस कर दिए और आपका क्या आ गया ln4। तो ए भी सही हो गया और बी भी सही हो गया, और हमको सी पॉइंट पे हर चीज आपसे पूछ रहा है। तो सी पॉइंट पे अगर देखें तो इसमें आपको एक प्रोसेस जो है आइसोथर्मल दिख गया, ये वाला आइसोथर्मल है, और ये वाला जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है। लेकिन अगर ये वाला देखें ए से सी वाला, तो ए से सी वाले में ना आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दिखेगा ना टेम्परेचर, तो ये कौन सा हो सकता है, यानी कि दोनों कांस्टेंट नहीं है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहां से एक प्रोसेस आपका आ सकता है, क्या ये इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि एसी प्रोसेस के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि एसी प्रोसेस कैसा होगा। तो वही आपको सी पॉइंट पे आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि प्रेशर भी बताइए और टेम्परेचर भी बताइए। और सी प्रोसेस अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, ना ये आइसोबेरिक है, ना ये आइसोकोरिक है, ना ये आइसोथर्मल है। तो अगर प्रोसेस इसमें आपको पता नहीं चल रहा है तो आप इस पॉइंट पे यानी सी पॉइंट पे आप कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं, चाहे वो प्रेशर के टर्म में चाहे वो टेम्परेचर के टर्म में। यानी ये प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो प्रोसेस आपको पता नहीं है, तो आप इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ना प्रेशर हम बता सकते हैं ना टेम्परेचर। और अगर हम इसका जानने का कोशिश करें भी तो सी पॉइंट पे क्या होगा, तो प्रोसेस आपका कुछ क्लियर है नहीं, तो आप इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सी और डी
को आप छोड़ दीजिए। सो ए और बी तो आपका सही है, आइसोथर्मल था तो डायरेक्ट निकाल लें। हाँ, बी और सी से हम थोड़ा सा सी पॉइंट पे आ सकते हैं। बी से सी कौन सा प्रोसेस आपको दिख रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सारा एनर्जी इंटरनल एनर्जी के टर्म में चला जाएगा, यानी कि प्रोसेस आइसोकोरिक हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें जो एनर्जी होगा Q NR डेल्टा टी NCV डेल्टा टी, और ऐसा कुछ दिया नहीं है 1 मोल, तो N यहाँ से डेल्टा टी के बराबर। तो अगर टेम्परेचर देखें इस प्रोसेस के लिए तो यहाँ पे आपका क्या है? टी नोट है। और अगर यहाँ टी नोट है तो क्या ये टी नोट बाई 4 हो सकता है?